Hello everyone, welcome to Literature Window, and once again I welcome all of you with the chapter Making of a Scientist, part 3. Okay, in last two parts we have dealt almost half of the chapter, and today we will go ahead. आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और अगर पिछले दो वीडियोज़ की बात की जाए तो पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि रिचर्ड ई ब्राइट जो 7th स्टैंडर्ड में एक साइंस फेयर में कुछ भी हासिल करने से फेल हो गए थे, उसी रिचर्ड ई ब्राइट ने दोबारा मेहनत किया और नतीजा ये निकला कि वो अगले यू कैन से इन द वेरी नेक्स्ट फेयर, अगले ही नेक्स्ट फेयर में ही वाज विनर। ओके, तो यहाँ आप मैंने इसके साथ ख़त्म किया था दिस टाइम आई वॉन, कि इस बार मैं जीत गया। ये कह करके रिचर्ड ई ब्राइट ने ये बताया था, और हम लोगों ने इस चैप्टर को यहाँ तक ख़त्म किया था। वी हैव स्टडीड द चैप्टर टिल हेयर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मूव अहेड आफ्टर दिस। आइए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल गो अहेड एंड चैप्टर टेल्स। ओके, अब रिचर्ड ई ब्राइट के लिए यू शुड नो दैट ही विल बी क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑफ सक्सेस एंड कलेक्टिंग प्राइजेज एंड मेडल्स। ओके, see, the next year his science fair project was testing the theory that Viceroy butterfly copy monarchs. The theory was that Viceroy look like monarch because monarch don't taste good to birds. See, यहाँ से आपको मिलेगा कि पिछले फेयर में, इन लास्ट फेयर ही प्रेजेंटेड एन एक्सपेरिमेंट। क्या? तो बीटल्स हैव नो, इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बीटल्स ऑन कैटरपिलर्स। ओके, मोनार्क कैटरपिलर पे बीटल्स का कोई भी असर नहीं होता है, ये उन्होंने प्रेजेंट किया था, एंड ही वाज विनर। नेक्स्ट ईयर फॉर द नेक्स्ट साइंस फेयर व्हाट ही डिड, तो ही टुक अनदर प्रोजेक्ट। ओके, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट? तो ही टुक बटरफ्लाई कॉल्ड वाइसराय बटरफ्लाई। आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। ओके, नीचे में है। तो वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। तो ही स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट किए। वाइसराय बटरफ्लाई जो है ना, वो मोनार्क का कॉपी करता है, मतलब उसी का रंग, उसी का स्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ कॉपी करता है। प्रॉब्लम है कॉपी क्यों करता है? तो देयर इज़ ओनली वन रीज़न, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई डज नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। पक्षियों को ये खाने में बेकार लगता है, और इसलिए वाइसराय ऑल्सो कॉपीज़ की अगर मेरा भी आकार जो है मोनार्क के जैसा होगा तो आई विल नॉट बी अ प्रे टू बर्ड्स, मैं पक्षियों का शिकार नहीं बनूंगा। तो थिंकिंग दैट वाइसराय डिड दिस। ओके, वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और वाइसराय के साथ समस्या क्या थी कि वाइसराय वॉज वेरी टेस्टी फॉर द बर्ड्स। ओके, सो द मोर दे लुक अलाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। इसलिए वाइसराय के पास एक ही उपाय था कि मोनार्क के जैसा दिखो, पक्षी कम खाएंगे। और रिचर्ड ई ब्राइट टुक दिस एज अ प्रोजेक्ट। रिचर्ड ई ब्राइट ने इस चीज़ को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया। ही स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। ई ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। ओके, अब रिचर्ड ई ब्राइट के प्रोजेक्ट में क्या था कि बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, ये दिखाना कि क्या बर्ड्स जो है मोनार्क को खाता है। He found that a starling would not eat ordinary bird food. Okay, it would eat all the monarch it could get. Okay, तो he got the experiment कि कुछ मोनार्क है, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनको मोनार्क मिले तो वो भी खा जाते हैं। E. Bright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. E. Bright ने बाद में रिसर्च के बाद कहा by other people showed that वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क, ये भी कहा कि वाइसराय जो है मोनार्क को कॉपी करता है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी। और ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने किया, इस प्रोजेक्ट करने का नतीजा क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को वहाँ जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ मिला, और साथ ही साथ ओके ही गॉट थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। यू कैन सी, यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें अलग अलग लेवल्स थे। ओके, जूलॉजी सेपरेट, बायोलॉजी सेपरेट, केमिस्ट्री में भी सेपरेट, फिजिक्स सेपरेट। तो इन जूलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में प्राणी विज्ञान कहते हैं, उसमें ही वॉज गिवन फर्स्ट प्राइज, बट ओवरऑल साइंस फेयर में ही वॉज गिवन थर्ड प्राइज। दिस पर्सन डिड नॉट स्टॉप देयर ओनली। ये आदमी उस थर्ड प्राइज से कैसे खुद को मना लेता कि आई हैव गॉट थर्ड प्राइज। ही वर्कड इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल। अब ये हाई स्कूल में अपने सेकेंड ईयर में, मीन्स यू कैन से 12th क्लास में आने के बाद
Richard E. Bright began to research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब रिचर्ड ई ब्राइट ने क्या किया, वो पहले की सारी कहानी छोड़ दिया एंड अगेन ही स्टार्टेड वन मोर रिसर्च दैट वाज अबाउट एन इंसेक्ट हार्मोन. ओके, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल. और इससे भी क्या निकला, तो ही गॉट अ न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल. सेल के लाइफ के बारे में इनको एक नया थ्योरी मिल गया. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. और सवाल बहुत सिंपल था जो वो जवाब देना चाहते थे. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. ओके, सवाल ये था कि मोनार्क प्यूपा पे 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं. राइट, आप इसको अगर एग्जाम्पल में देखना है तो आप इसे समझ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव. इसी जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो गोल्डन स्पॉट्स आर देयर, इसी गोल्डन स्पॉट्स के बारे में उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया. एंड द कंसिक्वेंस व्हाट कम्स यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं. एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. ये रिसर्च जब उन्होंने शुरू किया तब तक लोगों के एक ही ये सोच था. पीपल थॉट ओनली वन थिंग कि दिस इज जस्ट एन ऑर्नामेंट, ये बस एक सजावट है उस प्यूपा पे. एब्राइट सेड बट डॉक्टर आर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट. एब्राइट ने भी ऐसा कहा, लेकिन आर्कहार्ट थे, जो डॉक्टर आर्कहार्ट हु वाज सपोर्टिंग हिम, ही सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो रीजन है, दैट्स व्हाई इट इज़ देयर. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly full development. A bright and another excellent science student, अब दो लोगों ने मिलकर के उस पर रिसर्च किया, ठीक है, और एक डिवाइस बनाया. और उस डिवाइस ने क्या दिखाया, दैट डिवाइस शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन. कहा कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं ये सब एक हार्मोन देते हैं जो किस काम में आता है, तो तितलियों के फुल डेवलपमेंट में काम आता है. दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एन एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. यू कैन अंडरस्टैंड, वही काउंटी फेयर इन विच ही वॉज गिवन थर्ड प्राइज. नाउ दिस टाइम ही वॉज गिवन फर्स्ट प्राइज एंड ही गॉट एंट्री टू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, ISEF में एंट्री हो गई. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जुअलॉजी. फिर यहाँ पे इसे थर्ड प्लेस मिल गया. ही गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. लेकिन इस थर्ड प्राइज के साथ इनको एक और, ही गॉट वन मोर बिगर गिफ्ट. ओके, व्हाट वाज द गिफ्ट, तो ही गॉट टू वर्क एट WRAIR, ओके, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिल गया. माय डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, ओके, इंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ाई को हम इंटोमोलॉजी कहते हैं. तो उस लैब में इन्हें काम करने का मौका मिला. एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा. अब ये हाई स्कूल जूनियर कहलाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना स्टडी कंटिन्यू रखा प्यूपा पे. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. अब नतीजा ये हुआ कि ये कंटिन्यूटी का क्या, तो फर्स्ट प्राइज़ भी उसे उसी साइंस फेयर में मिला. एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. और उसको एक और मौका मिल गया आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का गर्मियों के मौसम में. इन हिज सीनियर ईयर्स, नाउ ही केम टू हिज ग्रेजुएशन सीनियर ईयर्स, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, ये एक स्टेप और आगे बढ़ गए. He grew cells from a monarch wing in a cultural and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings. Scale only if they were fed the hormone from the gold spots. अगले साल में इन्होंने क्या किया, he grew cells from monarch wing in a culture and showed that, उन्होंने क्या किया, मोनार्क के विंग से, ये सेल से, मोनार्क का जो बटरफ्लाई होता है उसके विंग से इन्होंने सबसे पहले सेल बनाया, ठीक है, और सेल बनाने के बाद इसको दिखाया, ठीक है, कि द सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स. और कहा कि यही सेल जो है, ये जो है एक नॉर्मल बटरफ्लाई के पंखों में बदल सकता है, डेवलप हो सकता है. कब, जब इसको उसी गोल्ड स्पॉट के हार्मोन दिए जाए, तब ये खुद से एक ये बन सकता है, पूरा का पूरा पंख बन सकता है. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. एंड इस प्रोजेक्ट ने फिर इनको एक प्राइज़ दिलाया, क्या, जूलॉजी में इनको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया उसी इंटरनेशनल फेयर में. ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन
doing work at the army laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. This time अब क्या हुआ इनके साथ कि इनको मिल गया, he got see you can see here now this time he got to work in US Department of Agriculture lab. ये इनको laboratory मिल गया, फिर US Department का agricultural lab, and he worked there also. That was a well furnished and a technical high tech laboratory उनको मिल गया, ये high tech laboratory. What was the consequence? अब इसका नतीजा देख लीजिए कि what he did. The following summer after his freshman year at Harvard University, a Bright went back to laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. और उन्होंने यहाँ आकर के जो है गोल्ड स्पॉट के हार्मोन पे और भी काम किया एंड और काम करने के लिए इनको हेल्प मिल गया कि लेबोरेटरी में अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर तक निकाल के लोगों को दे दिया. A year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life. अब इन्होंने अपना न्यू थियरी सेल लाइफ के बारे में दे दिया. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. और ये कब आया? जब वो एक्सरे फोटो देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर का, तब आया. द फोटो गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स. फोटो ने उनको ये भी आंसर दिया बायोलॉजी के एक पजल के बारे में, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. ओके, ये भी बताया कि सेल जो है ये डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे खुद से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसके अनुसार खुद को डेवलप कर सकता है. डीएनए इज द सबस्टेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. और आप सबको मालूम है फिजिक्स, ये बायोलॉजी में पढ़ने के लिए आता है कि डीएनए क्या होता है. ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में, जो कि हमारे गुणों को वंशानुगत मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करने के काम आता है. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. और यही जो होता है सेल का फॉर्म और फंक्शन डिसाइड करता है. द डीएनए इज़ द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ. याद रखना है कि डीएनए ही जो होता है हमारे लाइफ का ब्लू प्रिंट होता है. ओके, आइए नाउ आई एम गोइंग टू लेट्स फिनिश द चैप्टर. Okay, with this may go half hour, but I'm going to finish this chapter today only, in this video only. Bright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो रॉबर्ट रिचर्ड ई ब्राइट, हिज फ्रेंड जेम्स आर वॉन्ग, इन दोनों ने मिल करके दे वर्कड होल नाइट ओके ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स. पूरे सेल का मीन्स जितना भी इन्होंने स्टडी किया था, थ्योरी बनाया था, सबका प्लास्टिक मॉडल बनाया, पिक्चर बनाया, ठीक है. और पूरे प्रोसेस को दिखाने के लिए इन लोगों ने सब कुछ तैयार किया और फिर उन्होंने उसका पूरा थियोरी भी एक्सप्लेन किया पेपर में. Surprising no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honor. और सरप्राइज की बात ये थी कि वही रिचर्ड ई ब्राइट, जिसे कोई बहुत कम लोग जानते थे, ठीक है, वही रिचर्ड ई ब्राइट जो थे ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर. सबसे ज़्यादा सम्मानित स्टूडेंट के रूप में वहाँ से पास हुए. 1510 स्टूडेंट्स में से ही वॉज गिवन सेकेंड प्लेस. ई ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और उसके बाद उनको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल मिल गया वहाँ रिसर्च करने के लिए. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थियोरी. और वहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया अपने थियोरी को टेस्ट करने के लिए. इफ़ द थियोरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. और उनका मानना यही था कि अगर ये थियोरी सही रहा तो ज़िंदगी को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़. इनका कहना यह भी था कि हो सकता है आने वाले भविष्य में कैंसर और उसके जैसे कई सारे बीमारियों से बचने के लिए भी आइडिया मिल जाए. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सब क्यों हुआ? तो बस एक कारण से कि ई ब्राइट जो थे उनके पास साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी. Because of that only these all things happened. His high school research into the purpose of the spots on the monarch pupa eventually led him his theory about cell life. और जो कहानी शुरू हुई थी बटरफ्लाई से,
जो बटरफ्लाई से चल के मोनार्क प्यूपा पे आ गया, और मोनार्क प्यूपा से चली हुई कहानी जो है आखिरी में सेल लाइफ के फंक्शन पे आकर के ख़त्म हुई। रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। और जैसा आपने शुरू में ही पढ़ा कि ये साइंस में कब से इंटरेस्टेड थे, तो जब से उन्होंने तितलियाँ जमा करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन एक बात ये भी है कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ साइंटिस्ट ही थे और किसी चीज़ में इनको कुछ आइडिया नहीं था। रिमेंबर अ साइंटिस्ट आर मोस्टली मल्टीटास्किंग। बहुत सारे टास्क वाले होते हैं, जैसे आप यू कैन सी द एज एग्जाम्पल आइंस्टीन। ओके, आइंस्टीन वाज अ वेरी फाइन वायलिन प्लेयर। ओके, तो यू शुड नो दैट आइंस्टीन वाज नॉट ओनली अ फिजिसिस्ट, ही वाज आल्सो अ वायलिन प्लेयर। तो ई ब्राइट आल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। ये भी चैम्पियन डिबेटर हो गए। ही वाज अ पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट ऑल्सो एन ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। और बहुत सारे लोगों में जाने लगे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। फोटोग्राफर थे, बचपन में कैमरा मिल गया था। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। किस चीज़ के? तो नेचर के और साइंस से जुड़े हुए एग्जीबिशंस के। इन हिज हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड ई ब्राइट एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, सीखना आसान था इनके लिए। He turned a lot of his energy toward the debating and model in United Nations Club. Okay, और इन्होंने अपने बहुत समय दिया किस बात में? डिबेटिंग करने में, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। और उसी दौरान क्या हुआ कि इनको एक आदमी ऐसे भी मिले जो इनको बड़ाई करते थे, जो इनकी सराहना करते थे। वो इन टीचर थे रिचर्ड ए वेयर। हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। ओके, इनके सोशल स्टडीज़ के टीचर रहे थे और क्लब के एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। और रिचर्ड ई ब्राइट टेल्स कि मिस्टर वेयर वॉज अ परफेक्ट मैन, जो इनको आइडियाज़ देते थे और नए नए तरीके बताते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। और मिस्टर वेयर का भी कहना था कि रिचर्ड जो है हर चीज़ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहता था। वट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च साइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंटरेस्ट। तो मिस्टर वेयर टेल्स ये कहते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है एक्स्ट्रा टाइम देते थे हर चीज़ में। ठीक है, रात के 3 से 4 घंटे वो गुजारते थे किस बात में? तो डिबेट करने में। और डिबेट किस को लेकर के? तो अपने रिसर्च को लेकर के। और इसमें वो अपने बटरफ्लाई वाली बातों को साइड में रखते थे कि मैं बटरफ्लाई वाले में या इंसेक्ट में एक साइंटिस्ट हूँ, ये नहीं। उसके अलावे भी ये 3-4 घंटे देते थे डिबेट ये सब करने के लिए। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। नाउ हियर यू कैन सी द मेन थीम ऑफ द टॉपिक, ये चैप्टर। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। कॉम्पिटिटिव थे लेकिन खराब सेंस में नहीं। कहते जलन नहीं होना चाहिए, बढ़ने की का सेंस होना चाहिए। शुड हैव अ सेंस टू डेवलप, नॉट टू जेलसी, नॉट ऑफ जेलसी। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। ही टेल्स कि रिचर्ड को कभी भी जीतने का मौका इसलिए नहीं था कि जीतेंगे तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, बस वो कुछ करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। सबसे अच्छा जॉब करने, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए वो मेहनत करते थे। फॉर द राइट रीज़न, और सही कारणों से। ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, सही तरीके से वो बेस्ट होना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। और कहते हैं कि साइंटिस्ट बनने में यही सारा चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमारे पास जलन नहीं हो, द्वेष नहीं हो, हम जो भी करें किसी चीज़ के लालच में नहीं करें, हम जो भी करें वो फेयर करें। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। हियर दिस इज़ व्हाट द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर इज़ देयर कि इफ़ समबडी वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले एक अच्छे क्वालिटी का दिमाग होना चाहिए, मतलब सब प्रकार की दुर्भावनाओं से रहित, साफ सुथरा। एंड क्यूरियोसिटी, सीखने की इच्छा। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और सही कारणों के लिए जीतने की एक अच्छी इच्छा हो। इन सबको एक बार मिलाओ तो इब्राइट हैज़ दिस क्वालिटी, तब जाकर के इब्राइट जैसा कोई साइंटिस्ट बनता है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम,
रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। कहते बचपन में जब से उसे किताब मिली तब से लेकर आज तक के रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ कम टू द एज ऑफ 61, लेकिन आज तक उन्होंने वो क्यूरियोसिटी, वो लगन नहीं खोया और आज भी उसी लगन से अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव, दैट रिचर्ड ई ब्राइट बिकेम अ साइंटिस्ट। सो इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट सर्टेन थिंग्स आर नीडेड। क्या? तो स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड अ विल टू विन फॉर द राइट रीजन, and then you become a scientist. So this was all about the life of this gentleman Richard E. Bright. Okay, so I will finish the chapter here only. With this I will see you in the next video. Till that, I would say thanks to all the people who are watching this video. See you next time. Thank you.